आज बच्चों हम ऑस्टवाल्ड तथा वॉकर की गतिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्टवाल्ड एंड वॉकर डायनेमिक मेथड। इस विधि से हम वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी के बारे में हम देखेंगे कि जब किसी विलायक से विलयन बनाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो कमी होती है उस कमी को हम निर्धारित करेंगे। उस कमी के लिए हम जो है सूत्र निकालेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर प्रयुक्त उपकरण को इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है बल्बों के दो समुच्चय ए और बी यहाँ हमने प्रयोग में लाए हैं तथा यू नली का एक नली है जिसमें CaCl2 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जिसमें शुष्क CaCl2 हमने भर रखा है। ठीक है। अब समुच्चय ए में विलयन की मात्रा तथा समुच्चय बी में शुद्ध विलायक की ज्ञात मात्रा भरी होती है। हम इन विलयन और विलायक को हम पहले यहाँ तौल लेते हैं और तौल कर इन बल्बों में भर लेते हैं। और जो यू नली है इसमें हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा भर लेते हैं। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा को हम यू ट्यूब में यानी कि CaCl2 की जो ट्यूब है उसमें हम भर लेते हैं बच्चों। ठीक है। अब हम यहाँ जो नली है उसमें जो नली बल्बों में जो प्रवेश कर रही है इस नली से हम ड्राई एयर को जो है हम पास करते हैं यानी कि शुष्क वायु को हम इसमें से प्रवाहित करते हैं। ठीक है। तो शुष्क वायु को पहले विलयन के बल्बों के समुच्चय ए में जिनमें विलयन भरा होता है से प्रवाहित करते हैं। ठीक है। यहाँ ये विलयन के वाष्पों से संतृप्त हो जाती है। जो शुष्क वायु है जब वो विलयन से गुजरती है तो वे विलयन की जो वाष्प होती है उससे संतृप्त हो जाती है यानी कि जो शुष्क वायु है उस विलयन की वाष्प को सोख लेती है। और जब ये वायु बी बल्ब में जाती है तो वहाँ पर उसको विलायक की वाष्प मिलती है बच्चों। विलायक की वाष्प जो होती है वो विलयन की वाष्प से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो जो वायु जितनी वाष्प विलयन से लेकर आई है उससे अधिक वाष्प हमें यहाँ विलायक में मिलती है। तो वायु क्या करती है कि उस अधिक वाष्प का जो आधिक्य है उस आधिक्य को भी अवशोषित कर लेती है और वह अवशोषित करने के बाद CaCl2 की ट्यूब में प्रवेश करती है। तो CaCl2 जो वायु की जो नमी होती है उसको सोख लेता है और जो शुष्क वायु होती है वह बाहर निकल जाती है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में यदि हम देखें तो जब शुष्क वायु को प्रवाह के बाद यदि हम इनका वापस से विलयन और विलायक और कैल्शियम क्लोराइड को यदि हम तोलें तो हम पाते हैं कि जो विलयन है उस और जो विलायक है उसके भारों में कमी हो जाती है और जबकि यू ट्यूब के भार में या कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि हो जाती है। होता क्या है कि जो शुष्क वायु है वह विलयन और विलायक की जितनी भी वाष्प होती है उसको अवशोषित कर लेती है जिससे कि उनके भारों में कमी होती है और ये वाष्प जो होती है वो CaCl2 के द्वारा अधिशोषित हो जाती है जिससे कि CaCl2 के भार में वृद्धि हो जाती है। तो प्रयोग के बाद में और प्रयोग के पहले जब हम इनका भार लेकर अंतर निकालते हैं तो इस अंतर से हम जो है हम गणना कर सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमने एक रिलेशन दिखाया बच्चों कि बल्बों के समुच्चय एक के भार में कमी जो होती है वो PS के समानुपाती होती है। अब PS क्या होता है? यहाँ PS होता है विलयन का वाष्प दाब और बल्ब B के भार में जो कमी होती है यानी कि वो कमी होती है किसके समानुपाती? P0 - PS या P - PS यानी कि विलायक और विलयन के वाष्प दाब में जितना अंतर होगा उतना जो है बी जो बल्ब है या उनके जो बी बल्ब में जो विलयन भरा है उसके भार में विलायक भरा है उसके भार में कमी के समानुपाती होगा P0 या P - PS। तो हम बल्बों के समुच्चय A और B के भार में कमी
को देखें तो हम रिलेशन जो है पहले और दूसरे रिलेशन को जोड़कर हम लिख सकते हैं कि ए और बी बल्ब के जो बाहर में कमी है वो दोनों को जोड़ देंगे तो पी एस प्लस पी ज़ीरो या पी माइनस पी एस पी से पी एस कैंसिल हो जाएगा और पी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि हम जो ये रिलेशन है इन संबंधों से हम लिख सकते हैं, इन संबंधों से हम लिख सकते हैं, इस संबंधों से हम लिख सकते हैं कि इस संबंधों से हम लिख सकते हैं कि बल्ब के बी समुच्चय के भार में कमी बटा बी समुच्चय के भार में कमी बटा बल्ब के ए प्लस बी समुच्चय के भार में जो कमी होगी वह उस बराबर होगी पी माइनस पी एस अपॉन पी माइनस पी एस अपॉन पी के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखिएगा बच्चों, बल्ब बी के या जो बी समुच्चय के जो भार में कमी है बटा ए और बी समुच्चय के भार में जो कमी है वो पी माइनस पी एस अपॉन पी के बराबर होगा। यहाँ हम दूसरा चित्र देखना चाहेंगे बच्चों कि इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक वापस हम यहाँ रिलेशन लिखते हैं बच्चों कि बल्ब बी के समुच्चय के भार में कमी बटा ए प्लस बी समुच्चय के भार में कमी बराबर पी माइनस पी एस अपॉन पी। यदि विलायक जल हो तो समुच्चय बी में से निकली हुई वायु को यदि विलायक जल हो तो समुच्चय बी में से निकली वायु को संगलित कैल्शियम क्लोराइड से भरी यू नली में से प्रवाहित किया जाता है। संगलित CaCl2 जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके भार में होने वाली वृद्धि ए व बी के भारों में होने वाली कुल कमी के बराबर होगी। तो हम इसमें यहाँ पर एक ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर निकाला है बी बल्ब के समुच्चय भार में कमी और कैल्शियम क्लोराइड युक्त नलियों के भार में वृद्धि, यानी कि ए और बी के भारों में जितनी कमी होगी वो यू ट्यूब के भार में वृद्धि के बराबर होगी बच्चों। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला निकाल लिया। यदि हम बी बल्बों के भार में कमी को नोट कर लें और कैल्शियम क्लोराइड की जो ट्यूब है उसके भार में वृद्धि को हम जो है नोट कर लें तो हम जो है वाष्पदाब में आपेक्षिक कमी की हम गणना कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम जो है ये ऑस्टवाल्ड तथा वाकर की जो गतिक विधि है इस विधि के द्वारा हम वाष्पदाब में आपेक्षिक कमी का आकलन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस पर आधारित कुछ हम न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 13 ग्राम पदार्थ के 100 ग्राम जल में बने विलयन का वाष्पदाब 27.3371 मिमी है mm है, मतलब विलय का अणुभार ज्ञात करो। इस ताप पर जल का वाष्पदाब दे रखा है 28.0 mm। ठीक है, तो इसको वही हम फार्मूला लगाएंगे P माइनस पी एस अपॉन पी इजिकल टू W m इंटू WM, जहाँ पर यहाँ जो W स्मॉल W जो कैपिटल W वो तो हमें दे रखा है 100 ग्राम और जो अणुभार है वो 18 होता है और जो स्मॉल W है वो 13 ग्राम दे रखा है और P 28.0 mm दे रखा है बच्चों। ठीक है ना, तो हमने इसमें यदि हम सब की वैल्यू को पुट करें और सब की वैल्यू को पुट करके जो है यहाँ पर हम m की मान मतलब मोलर मास निकाल सकते हैं, विलय का हम अणुभार निकाल सकते हैं। तो इन सभी वैल्यू को हमने पुट करके और इसको जब सोल्व किया तो विलय का अणुभार m जो आया वो 94.61 जो विलय का अणुभार हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम दूसरा इक्वेशन यहाँ पर कर सकते हैं कि 16 ग्राम जल में 38 ग्राम पदार्थ के विलयन तथा जल से वायु प्रवाहित किया गया। जल के भार में 0.0051 ग्राम की कमी हुई तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के भार में अवशोषित होने वाली कुल जल के भार का 2.2117 ग्राम था। तो विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। तो इसके लिए हम वही जो है P माइनस पी एस अपॉन P0 विलय के भार में कमी बटा कुल भार में कमी का फॉर्मूला हम अपनाते हैं और फॉर्मूला अपनाकर जो है फॉर्मूला लिखकर हम जो है इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम जो है ये ऑस्टवाल्ड तथा वाकर की डायनेमिक विधि का उपयोग करते हुए हम विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं तथा इसी आधार पर हम जो है दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये तो ऑस्टवाल्ड और वाकर की विधि हुई। इसी प्रकार से हमें एक स्थितिक विधि से भी हम जो है वाष्पदाब में आपेक्षिक कमी को हम ज्ञात कर सकते हैं। स्थितिक विधि जो है उसको हम मैनोमेट्रिक विधि भी कहते हैं, है ना। और मैनोमेट्रिक विधि में भी हम जो है दो बल्ब लेते हैं, एक बल्ब में हम
सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरे बल्ब में हम सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। एक में विलयन लेते हैं, एक में विलायक लेते हैं। स्थैतिक विधि की बात कर रहे हैं और बीच में एक मैनोमीटर लगा देते हैं हम, एक मैनोमीटर लगा देते हैं जिसमें अवाष्पशील द्रव जैसे कि एन ब्यूटिल थैलेट या बीटा ब्रोमो नैप्थलीन को हम भर देते हैं, ठीक है। और जब जब बीच के मध्य के जो द्रव का जो हम तल देखते हैं तो एक जो उसका तल का जो उसका द्रव का जो तल है एक ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है। और इन दोनों तलों में जो अंतर होता है उस अंतर के आधार पर हम जो है वाष्प दाब में जो कमी है, ठीक है, वाष्प दाब में जो कमी है उसका हम आकलन कर लेते हैं। तो इसमें इस स्थैतिक विधि से हम जो है P माइनस पी एस या P0 - का या वाष्प दाब में जो अवनमन है उसका जो है हम आकलन कर सकते हैं। तो ये दो विधियाँ, स्थैतिक विधि और ऑस्टवाल्ड वाकर की गतिक विधि। स्थैतिक विधि में से तो हम अंतर पता करते हैं विलयन और विलायक के वाष्प दाब में, और जो ऑस्टवाल्ड की जो गतिक विधि है इस विधि के द्वारा जो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी का आकलन कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।